नमस्कार। मैं सुनीता ध्यानी आज आपको प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर बताऊंगी, जिसे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इस इस निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। ये व्यंग शैली में लिखा गया है प्रेमचंद्र के फटे जूते। इसे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। परसाई जी के इसका सारांश इस प्रकार है। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है, जो आप भी देख रहे होंगे। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं तथा उनके सिर पर टोपी है। वे बहुत दुबले हैं, चेहरा बैठा हुआ तथा हड्डियां उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। वे कैनवास के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं। कैनवास के जूते जो आप लोग इस व्हाइट कलर के स्कूल जूते पहनते हो, वही कैनवास के जूते पहने हैं। पहले वो बहुत चलते थे, जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंध भी नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। जब कोई जूता फट जाता है तो हमारी उंगलियां बाहर आ जाती हैं। उसी प्रकार प्रेमचंद की भी हालत है। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही है कि यदि उनकी प्रेमचंद की फोटो खिंचवाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत होगी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद्र कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। प्रेमचंद जी को दिखावा पसंद नहीं था, इसलिए फटे जूते होने के बाद भी उन्होंने उसको बदला नहीं है। अतः उनकी निजी तथा बाहर की जिंदगी एक सी ही रही होगी। उनमें कोई दिखावा नहीं था और वो एक जैसी जिंदगी जीते थे। जिस भी हाल में रह रहे हैं वही सबके सामने, अंदर भी बाहर भी फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा। तभी तो निश्चिंतता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। वे सादा जीवन तथा उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे, अतः गरीबी से दुखी नहीं थे प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान देखकर लेखक परेशान है। वह सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फोटो खिंचा लिया होगा। लेखक प्रेमचंद्र की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं, किंतु उनकी आंखों के दर्द भरे व्यंग ने उन्हें रोने से रोक दिया है। लेखक सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीबी भी मांग लेते हैं। फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे? वो अभी भी सोच रहे हैं क्यों नहीं मांगे। वो इसलिए कि प्रेमचंद के अंदर दिखावा नहीं था, वो सादा जीवन जीते थे और नहीं मांगे। लेखक व्यंग कर रहा है कि लोग जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीबी भी मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे। लेखक कहते हैं कि लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं कि जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, ये असंभव है। लोग कहते हैं कि मेरा भी तो जूता फट गया है। लेखक कहते हैं कि मेरा भी तो जूता फट गया है, किंतु वह ऊपर से तो ठीक है। मैं पर्दे का पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा जूता पहन करके फोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता। कई लोगों को आप देखते होंगे, ऊपर से जूता अच्छा रहता है लेकिन पैर ऊपर करते हैं तो नीचे से छेद रहता है। तो लेकिन वो फोटो खिंचाते समय बुरा नहीं लगता, उसमें पता नहीं लगता है। लेखक प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित है। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। ये जो निबंध लिखा गया है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया या होरी का गोदान हो गया? होरी जो है गोदान में एक पात्र है, तो वो कह रहे हैं कि होरी का गोदान हो गया, या हल्कू किसान के खेत की नील गायों ने चर लिया, या माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली। सब उनके निबंधों के, उपन्यासों के पात्र हैं। या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद्र को लंबा चक्कर काट करके घर जाना पड़ा, जिससे उनके जूते घिस गया है।
लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद्र का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। रास्ते में पड़ने वाले टीले से बचकर निकलने के बजाय वे उसे ठोकर मारते रहे होंगे। प्रेमचंद जी सादा जीवन उच्च विचार रखते थे और उन्होंने जीवन में कोई समझौता नहीं करा। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं था। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद्र की उंगली किसी घृत वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकरें मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं। प्रेमचंद्र जी जो है कभी किसी के सामने झुके नहीं और उन्होंने हमेशा जो है अपने उच्च विचारों को पूरे समाज तक फैलाया और भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया। प्रेमचंद के फटे जूते का प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर करके आती हैं? इसका उत्तर है लेखक ने प्रेमचंद्र का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे उनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। सादा जीवन। प्रेमचंद आडंबर तथा दिखावपूर्ण जीवन से दूर रहते थे। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। उच्च विचार। प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। वे उन बुराइयों से समझौता ना कर सके। स्वाभिमानी। प्रेमचंद जी दूसरे की वस्तुओं को मांगना उचित नहीं समझते थे। अगर उनके अंदर दिखावा होता तो किसी का भी जूता मांग लेते, भाई का या किसी का भी, थोड़ी देर के लिए फोटो खिंचाने के लिए। वे अपनी दीनहीन दशा से संतुष्ट थे। सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले प्रेमचंद ने समाज में फैली हुई बुराइयों के प्रति लोगों को सावधान किया। वो आप उनके उपन्यासों को पढ़ के समझ सकते हैं। वे एक स्वस्थ समाज चाहते थे तथा स्वयं भी बुराइयों से कोसों दूर रहने वाले व्यक्ति थे। अपनी स्थिति से संतुष्ट थे। प्रेमचंद जी का जीवन हमेशा अभावों से बीता। उन्होंने अपनी स्थिति दूसरों से छिपा कर रखी। वे जैसे भी थे उसी में खुश रहने वाले व्यक्ति थे। ये उनकी विशेषताएं हैं। संघर्षशील। प्रेमचंद जी अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से कभी भी दूर नहीं भागते थे, बल्कि वे उनका डट कर सामना करते थे और उस पर विजय पा करके आगे बढ़ते थे। हर इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं। प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व बहुत ही सीधा साधा था। उनके व्यक्तित्व में दिखावा नहीं था। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु मांग करके उनके व्यक्तित्व के खिलाफ था। उन्हें समझौता करना मंजूर नहीं था। वह परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे। वे किसी भी परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। इसको आप छोटा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरा इसलिए बताया कि कुछ न कुछ जो है आपको समझ आए। सही कथन चुनिए। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। तो ये इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर इस प्रकार फिर है। ख, लोग इस इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। इसका उत्तर है, लोगों को इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। इसका उत्तर ये होगा। सही कथन जो है हमारी किताब में आ रखा है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां नौछावर होती हैं। जूता इतना महंगा हो गया है कि उस पे 2500 टोपियां नौछावर होती हैं, यानी कि जूता महंगा होता है। यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान है।
मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध तथा एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। उनको दिखावे की जिंदगी पसंद नहीं है। गौ है जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। जिसको तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति की इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपना हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्तियों और वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उनके महत्व के अनुसार उचित है। फिर है प्रश्न 4। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। वो कह रहे हैं फोटो में उन्होंने ऐसी पोशाक पहनी है, तो वो निजी जीवन में कैसी पोशाक पहनते होंगे। लेकिन अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। पहले लेखक प्रेमचंद के साधारण व्यक्तित्व को परिभाषित करना चाहते हैं कि खास समय में वे इतने साधारण हैं, तो साधारण मौके पर वे इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। कोई भी अगर फोटो खिंचाते हैं तो हम लोग भी खिंचाते हैं तो पूरा तैयार व्यार होके जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर फोटो में ऐसे हैं तो साधारण मौके पर वे इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु फिर बाद में लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे जैसे भीतर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। सादा जीवन, उच्च विचार। आपने यह व्यंग पढ़ा, ये एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसे पढ़ करके आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। परसाई जी ने इसको व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है इन्होंने। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है परसाई जी द्वारा। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग मार्ग की बाधा के रूप में किया गया है। प्रेमचंद्र ने अपने लेखनी के द्वारा समाज की बुराइयों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ऐसे करने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये प्रेमचंद्र की विशेषताएं हैं और उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।